साथियों नमस्कार। यहाँ पे हमारे सामने 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा और यहाँ पे लाइव मैं आपको बताता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे तो इसको कैसे इस पेपर को सॉल्व करेंगे, मैंने कैसे सॉल्व किया था। और बहुत सारे लोग आप में से क्लेम कर सकते हैं कि घर पे पेपर को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, जब एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करते हैं तो डिफिकल्ट होता है, तो शायद आपको भी परेशानी होगी। और यही कारण है कि इसके लिए मैंने अपना मार्कशीट यहाँ पे लगा दिया है कि ये क्लेम से आप बचें। उसके बाद कुछ और आप क्लेम कर सकते हैं, ये आपका पर्सनल चॉइस है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर रिजल्ट लाना है तो आप रादर देन क्रिटिसिज्म, आपको जिन चीजों जो चीजें वर्क कर रही हैं उन चीजों पे काम करने की जरूरत है। तो दिस इज मी, दीपक कुमार सिंह, और ये मेरी 71st बीपीएससी की मार्कशीट है जिसमें 111.33 मार्क्स आए हैं। और बीपीएससी ने खुद कहा है कि सिर्फ 205 लोग हैं जो 100 प्लस स्कोर कर पाए हैं। लाखों लोगों में सिर्फ 205 लोग हैं जो 100 प्लस स्कोर कर पाए हैं। आप यहाँ कट ऑफ देख सकते हैं, जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो 88 है। हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो आई कांट हेल्प। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, सबसे पहला काम करना है कि अपने नॉलेज को, जो भी अपनी नॉलेज है, जो भी आपने पढ़ाई की है, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अगर वो नहीं काम करता है, आप फंस गए हैं, ऐसा होगा ही होगा। आप 70 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पे जाएंगे, उसके बाद चीजें रुकने लगती हैं। 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, डिपेंडिंग कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, उस समय आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर अब भी तैयारी शुरू नहीं किया है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7323090665। इस पे आपको कंप्लीट नोट्स हम लोग 500 पेजेस के भीतर प्रोवाइड कर देंगे, प्लस करंट अफेयर्स होगा। और 70 टू 75 आवर्स के लेक्चर्स में इंटू 2 पे करके आप सुनिए। 40 घंटे के अंदर आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, पूरी मतलब पूरी। आप अभी भी बहुत लेट बिल्कुल नहीं है। आप देखो, आप जिस दिन तैयारी शुरू करोगे उस दिन से आपका मार्क्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, ये 10 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हैं, तो इनको हम छोड़ देते हैं, इसको भी हम सेपरेटली कर लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं जो जीएस के क्वेश्चन है, जहां हम लोग फंसते हैं। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। 11 नंबर तो शायद डिलीट कर दिया था बीपीएससी ने ही। पूछता है कि बिहार का कौन, which districts in बिहार will benefit from कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। मान लो मुझे नहीं पता है, मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ये करूंगा यार, कोसी नदी आप जानते हैं कि पूर्वी बिहार साइड में, नॉर्दर्न पूर्वी कुछ इस तरीके से है, बस इतना तो कम से कम पता ही होगा। तो ये पटना, नालंदा, गया, ये तो गया देखते ही ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बहुत ही हम लोग मतलब वेस्टर्न साइड में है, इसको भी क्रॉस करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये मोर देन वन ऑफ द अबव का ना, आगे भी एग्जामिनेशन में आप ध्यान देंगे, वैसे क्वेश्चंस में ये सही होगा जहां मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड होंगी या किसी पर्टिकुलर चीज के बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशंस होंगे, वहां ये सही होगा। तो अपने पास अगर नहीं भी पता होगा ना, तो ये आप ऑप्शन सी के साथ यहां जा सकते थे। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि विच इंडियन लैंग्वेजेस आर अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। देखो, क्लासिकल लैंग्वेज में आपको पता है कि साउथ के तो सारे थे, तो आप तेलुगु को तो वैसे ही लगा लोगे, ठीक है। आप खुद सोच के देखो कि करंट अफेयर्स में ये दोनों बहुत ज्यादा चर्चा में थे कि इनको जो है क्लासिकल स्टेटस का लैंग्वेज जो है मिल रहा है। कम से कम मान लो कि आपको मराठी ही पता है या बंगाली पता है, जैसे ही दो हुआ तो मोर देन वन ऑफ द अबव आ जाएगा इसमें। नाउ 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड द नागी बर्ड सेंचुरी साइट एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। अब यूनेस्को होगा क्या, आप जानते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होगा क्या, नहीं होगा। मोर देन वन ऑफ द अबव का मतलब ही नहीं बनता है। और बर्ड कुछ लिंक, देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसे सॉल्व करोगे एग्जामिनेशन हॉल में तो 100% आपका सही ही हो जाएगा। हमें लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे काम करना है और ये काम करता है। नाउ आप 15 नंबर देखिए। ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आप कोई दिमाग नहीं लगा सकते हैं। इसका आंसर मधुबनी था और इसको जो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर किया था, आप आज भी जाकर देखिए,
इसको हमने मल्टीपल टाइम्स आपको कराया था, ये वहां से करेंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा। नाउ इसके बाद आप देखिए लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन, ये हमने करंट अफेयर्स में, आप अभी भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा करंट अफेयर्स में है उसमें क्लियरली हमने इस क्वेश्चन को कराया है, आप जाकर देख सकते हैं। आप इसमें देखिए जो बी नंबर स्टेटमेंट है, ए को अभी हम छोड़ते हैं, कि टू क्रिएट अ 3D मॉडल ऑफ एंटायर मून, पूरे मतलब मून का हम 3D मॉडल बना देंगे, ऐसा संभव लग रहा है? ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऐसे गलत हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि एक ऑप्शन ये मिला और मोर देन वन ऑफ द अबव को अगर हम काट देते हैं तब भी हम दो ऑप्शंस पे आकर बच जाते हैं। और टू टेस्ट न्यू लूनर रोवर्स, कहीं ना कहीं एक चीज आप ध्यान रखिएगा, और ये कई सारे क्वेश्चंस में आगे मैं दिखाऊंगा भी, कि जब भी कोई बड़ा स्टेटमेंट दिखाई देना तो वो नॉर्मली स्टेटमेंट सही होगा, हमेशा नहीं होगा। बट जब आप फंस जाओ, कोई और लॉजिक नहीं काम कर रहा है, तो लॉन्ग स्टेटमेंट के साथ आप एकदम जा सकते हैं। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब एग्जामिनर जो है जब वो सही ऑप्शन को बनाता है तो वो उसे कोशिश करता है कि एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि उसको चाहे तो ब्रैकेट में कुछ चीजें दे देगा कि कहीं कोई कोई फुल फॉर्म में कोई गलती ना हो, मतलब उस ऑप्शन को पूरी तरीके से ठीक रखने की कोशिश करता है। नाउ ये करंट अफेयर से भी आप बना सकते थे। हम आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकेनर्स, यार ऐसे क्वेश्चन अगर पता होगा तभी बना पाते, कि व्हाइट माइनॉरिटी ग्रुप इन साउथ अफ्रीका नहीं पता होता तो नहीं बना पाते। हम ये करंट अफेयर्स के डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं तो आप इनको नहीं बना पाते। आगे जो क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे देखिए 18वां G20 समिट। अब ये एक बात बताओ, इतना तो पता ही था, ये तो सबको पता था कि 18th G20 समिट 2023 में सितंबर में भारत में हुआ था। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत थी, उसके बाद आप ऑप्शन तक पहुंच जाते। ये बोलता है कि रियो डी जेनेरो में हुआ, ये तो ब्राजील में है, खत्म, इंडिया में है ही नहीं। और इसका थीम जो है बिल्ड, अब ये रियो डी जेनेरो का ही थीम है, उस समय आपको पता ही है, थोड़ा सा भी तो पता ही होगा कि वसुधैव कुटुंबकम टाइप का हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे, तो इस तरीके का तो थीम था ही नहीं। फिर रियो डी जेनेरो की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन डी बच जाएगा। और ये मैं ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आई हैव स्कोर्ड 111 प्लस मार्क्स, तो इसलिए आप में से कोई ये कहकर क्रिटिसाइज कर कर खुद को तसल्ली मत दीजिए कि नहीं नहीं यहां पे सॉल्व करना तो आसान है। ऐसा किया गया है और ये प्रैक्टिकली इसी पेपर में किया गया है। नाउ इसके बाद ये करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ये करंट अफेयर्स के ही हैं। आप 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि आकाश तीर, आप खुद करंट अफेयर्स में जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है डायरेक्टली इसको हमने कराया है, तो आकाश तीर के बारे में कह रहा है कि निम्न कथनों का विचार करें। तो देखिए इज द कोर ऑफ द इंडियन आर्मी डिफेंस सिस्टम, मुझे नहीं पता है बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इंटीग्रेट करता है इसको, पॉसिबिलिटी है। मॉडरेट स्टेटमेंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं जाऊंगा। कि एक शिफ्ट को दिखाता है कि पैसिव डिफेंस से प्रोएक्टिव रिटालिएशन की तरफ हम लोग कोशिश क्या करते हैं और इंप्रूव करें। तो यार ऐसे में अगर मुझे नहीं पता होगा ना तो मैं सीधे मान कर चलूंगा कि ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। आप जब फंस गए, मान लो नहीं आता है, जैसे हमने कराया करंट अफेयर में, अगर आपने वहां से कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो क्या करे, तो वैसे कंडीशंस में मैं वैसे इन ऑप्शंस को सबको सही मानूंगा। नेक्स्ट आप 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत कौन आएगा। तो यार बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी, तो मैं इसके साथ डी के साथ जाऊंगा। आप 35 नंबर क्वेश्चन देख लो, इंडस वाटर ट्रीटी, कितनी बार बताया है कि इंडिया सब्र रखता है, SBR, यानी सतलज, ब्यास और रावी इंडिया को दिया गया है, और पाकिस्तान आईसीजी में, आईसीजे यानी इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचता रहता है। तो मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऐसे समझ लीजिए, तो ये पाकिस्तान का है। और इससे कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि इस ट्रिक से ये सवाल इजीली बन गया था, तो जाहिर सी बात है कि इसमें झेलम जो है उसको हम बाहर कर देंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है, इसको देखिए, कह रहा है कि नॉट अमॉन्ग द टॉप 10 प्रिंसिपल कमोडिटीज अप्रैल से सितंबर तक। देखो यार पेट्रोलियम तो हमेशा होगा क्योंकि पेट्रोलियम ऊपर ही रहता है, आयरन और स्टील भी ऊपर ही रहता है। अब बची बात ये, अब मोर देन वन ऑफ द अबव तो होगा नहीं क्योंकि नॉट यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये कट ही गया, ये कट गया, ये कट गया। एक बासमती राइस का इतना भी नहीं है कि वो वहां तक पहुंच जाए, तो ऑप्शन अपने पास यही बचता है, बासमती राइस का। आगे देखते हैं, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पूछा, ठीक। अब देखो कह रहा है कि टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर 15%, यार बिहार में इतना कम है,
तब हम 15% पहुंच गए हैं, तो देश में इतना तो याद होगा ही ना कि 20% से कुछ ज्यादा है। तो ये ऑप्शन जो है आपको यहीं कट जाएगा। लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कह रहा है कि झारखंड में, इतना बिल्कुल कॉमन सेंस से पता होगा सबको कि मध्य प्रदेश है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाता है, ये होगा नहीं। हमें नहीं पता कि सी क्या है, हम सी को सही मार देंगे। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और इसके साथ नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक की चर्चा हो रही है। ठीक, तो इसमें कौन सही होगा? तो अगेन कीवर्ड से अगर निकालना चाहें, लॉन्ग स्टेटमेंट देखें और ब्रैकेट में एक्सप्लेन करने को देखें, तो इससे हम लोग इस पे टिक लगा सकते थे। जरूरी नहीं कि ये सही हो ही जाता, बट यहां पे आपका तुक्का भिड़ जाएगा। देखो यार, मैं ऐसे ही करता हूं, मुझे भी नहीं पता रहती हैं सारी चीजें। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व पूछा, हमने कई बार इसको कराया था आपको। इसमें देखिए दिया है कि 640, तो इतना तो पता है ना कि इंडिया जो है काफी अच्छा इसमें प्रोग्रेस किया है। तो मान लो हमें 640 नहीं पता, अराउंड में लिख दिया है, यानी जाहिर सी बात है वो चाह रहा है कि आप यहां रुको। सेवेंथ लार्जेस्ट, यार सेवेंथ तो नहीं है, फोर्थ था, इसको कई बार हमने बताया था, तो सातवें नंबर तो बहुत पीछे चला गया। और दूसरा कह रहे डिक्रीज, हमारा तो हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है, मतलब अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। तो अपने पास अगर नहीं भी पता होगा तो यही बचता है। ओके, नेक्स्ट आप देखो, मान लो ये परफॉर्म, अचीव और ट्रेड, अगर एक भी पता है कि ये कुछ एनर्जी इंटेंसिटी इंडस्ट्री से संबंधित है या लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट से संबंधित है, अगर एक भी मान लो कि ए का हमने निकाल दिया 2, तो अब देखो ए का 2 तो सिर्फ इसी में है, किसी जैसे ए का और किसी में तो है नहीं, तो आप यहीं से इसका आंसर निकाल सकते थे। आप 47 नंबर देखो, बड़ा क्वेश्चन मत देखो कि इतना बड़ा दिया है तो हमें कैसे समझ में आएगा। पहला नंबर आप स्टेटमेंट पढ़ के देखो कि देयर इज ग्रेटर इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ रूरल फीमेल्स एज कंपेयर टू अर्बन फीमेल्स। कई बार हमने आपको इतना हिंट दे दिया है, इतना याद रखने की जरूरत है ही नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो शहरी क्षेत्र से ज्यादा काम कर रही हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है ऐसे ही सही हो जाएगा। नाउ आप दूसरा देखो कि 90% जो स्टेट्स हैं और मतलब उनका जो WPR है वो बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ 43.7% है। यार नॉर्मल अगर मैथमेटिक्स से भी आप जाओगे तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं लगता है। कह रहा है कि फीमेल वर्कर्स का एग्रीकल्चर में एक तो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है, एक तो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज ऐसे दे तो समझ लो कि ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये होगा नहीं, तो अपने पास ऑप्शन बचता है ए नंबर। 48 नंबर हम देखते हैं। कह रहा है कि नॉट द आउटकम ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। यार मुझे नहीं पता, मान लो मुझे नहीं पता कि कौन सा है, मुझे बस इतना पता है कि यार अटल इनोवेशन मिशन, और ये हर किसी को पता होगा कि ये नीति आयोग का है। बस मैं इस पे इस तरीके से क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, 52 कह रहा है कि नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट अंडर युवा फ्रेमवर्क ऑफ बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। मान लो मुझे नहीं पता, डायरेक्टली मैंने नहीं पढ़ा, बट आप देखो वाइब्रेंसी इन द एजुकेशन सिस्टम में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, रेगुलेटरी इनेबलर्स फॉर सपोर्ट ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम, क्या हमारा ज्यूरिसडिक्शन या हमारा कंट्रोल वहां तक होगा? तो ये ऑप्शन हमें कहीं ना कहीं गलत दिखाई देता है और हमें पूछा है नॉट, तो हम सी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, PLFS के बारे में पूछा है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग वुमेन इन बिहार। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो अधिकतर महिलाएं हैं वो फॉर्मल सेक्टर में है, महिलाएं क्या पुरुष भी नहीं है, तो महिला का तो बात ही छोड़ दीजिए, तो ये स्टेटमेंट हमारा ऐसे ही गलत निकल जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट देखिए कि मेजॉरिटी ऑफ वुमेन सेकेंडरी सेक्टर में है, कितनी, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेन भी सेकेंडरी सेक्टर में नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो मोर देन वन होने का तो चांस होता ही नहीं है। मान लो हमें बी नंबर नहीं भी पता है, हम तब भी पकड़ लेंगे। और बी नंबर स्टेटमेंट वैसे भी देखो कि मेजॉरिटी वुमेन जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ऑफेंस ऑफेन मतलब नॉर्मली बहुत देखो मॉडरेट सा स्टेटमेंट है, आप इसके साथ जान हेल्पर्स की काम करती हैं हाउस होल्ड में, इसको कौन गलत ठहराएगा? आप भी गलत नहीं ठहराओगे, तो ये बी नंबर हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आप 56 नंबर क्वेश्चन देखो, मैंने कहा ना जब भी कोई लंबा सा स्टेटमेंट दिखे आपकी नजरें थोड़ी देर के लिए एक बार रुकनी चाहिए।
अगर नॉलेज है, पता है, तब तो ठीक है, नॉलेज नहीं है तो आप इस स्टेटमेंट के साथ चले जाओ। नाउ अब 57 नंबर क्वेश्चन देखो, अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा है। देखो निगेटिव स्टेटमेंट्स नॉर्मली गलत होंगी, जैसे कहता है ही इज नॉट इंटाइटल्ड। अगर मान लो मुझे कुछ नहीं आता इसके बारे में तो मैं इस स्टेटमेंट को रॉन्ग मान लूंगा। कैनॉट पार्टिसिपेट, मैं इसको रॉन्ग मान लूंगा। अगर पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं इसको रॉन्ग मान लूंगा। अब यहां पे आपको दो ऑप्शंस में डिसाइड करना था, तो 57 का इसमें बी होगा। देखो बिल्कुल नॉर्मल सा स्टेटमेंट है कि ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स। क्या इसको कोई नहीं भी पता होगा आप तब भी लॉजिकली ऐसा सोच सकते हैं। और होल टाइम गवर्नमेंट मतलब काउंसिल है ऐसा तो नहीं है, उनको प्राइवेट प्रैक्टिस भी अलाउड है। 58 आप देख लो क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि कंकरेंट लिस्ट में कौन सा है इसमें से। चलो हमें नहीं पता कि इसमें से कौन कौन सा कंकरेंट लिस्ट में, लेकिन हमें एग्रीकल्चर पता है कि ये स्टेट लिस्ट में है। ठीक, अब देख लीजिए कि 2 नंबर जो है जहां जहां होगा वो हम काट देते हैं, तो 2 नंबर आपको बी में मिलेगा, 2 नंबर डी में। आपका काम आसान हुआ कि नहीं। अब जाहिर सी बात है 4 इन दोनों में है, तो 4 तो मुझे देखना ही नहीं है। अब बात बच जाती है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की, तो यहां पे आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होगा, बट आप फिर भी बहुत क्लोज पहुंच गए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका आंसर ए हो जाएगा क्योंकि वाइल्ड लाइफ को भी बाद में ला दिया गया था। नाउ 59 नंबर हम देख लेते हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि इसमें से गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन सा है। पंचायत के बारे में गांधी जी बात करते थे कि हर किसी को पता है, 1 नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, यार ये गांधी जी हमेशा हर धर्म सर्वधर्म संभाव या सिंक्रेटिज्म इस तरह की चीजों पे मानते थे। वो यूनिफॉर्मिटी की तो बात करते ही नहीं थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया जाए, तो ये स्टेटमेंट तो हम गलत कर देंगे। कॉटेज इंडस्ट्री, गांव कॉटेज इंडस्ट्री, ये सब गांधी जी का फोकस था। और राइट टू वर्क, देखिए गांधी जी का फोकस राइट पे था ही नहीं, गांधी जी का फोकस था ड्यूटीज के ऊपर। वो बोलते थे कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, तो ये फोकस था। तो यहां से आपका आंसर क्लियरली निकल जाता है। अगर इतना नहीं भी पता होता, 1-2 भी पता होता, तब भी आप अपने आंसर को निकाल सकते थे कि जो है गांधीयन कौन कौन सा नहीं है इसमें। आप देखिए 2 नंबर नहीं है और 4 नंबर नहीं है, तो हमें आंसर मिल जाएगा 59 का सी। आगे हम देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पूछा है। देखो इतना तो पता होगा ना कि डी फैक्टो हेड प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन सारा काम राष्ट्रपति के नाम पे होता है, ये हर कोई जानता है इस बात को। तो कह रहा है कि मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, तो जाहिर सी बात है कि फिर प्राइम मिनिस्टर क्यों क्रिएट करेगा, ये राष्ट्रपति ही करेंगे, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो, एवरी मिनिस्टर, अब यहां आपको लगेगा, एक आपको मैं हिंट देता हूं, अगर एक्सट्रीम आए, बट अगर वो एक्सट्रीम पॉलिटी का है तो दैट माइट बी एन एक्सेप्शन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं पॉलिटी में कि वो एक्सट्रीम होते हुए भी सही होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए मैंने यहां पॉलिटी और एक्सट्रीम ये तब भी सही हो सकता है। एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ही करते हैं, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं, एड एंड एडवाइस आपने पढ़ाई है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो हमारा बी नंबर यहां पे सही हो गया। अब 62 में देखिए कि स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स के बारे में पूछा है। ठीक है, अगेन यहां ओनली आया, बट दिस बिलोंग्स टू पॉलिटी, अगेन दिस माइट बी करेक्ट। ठीक है, ये चीज नहीं कि अगर अगर किसी एप्लीकेशन में आए और ओनली आए तो वो शायद मोस्टली हाई चांस है कि गलत ही होगा। तो यहां देखिए एडवोकेट जनरल हो या अटॉर्नी जनरल हो, ये नॉर्मल सी बात है, आपको इतना तो ध्यान होगा ही कि चूंकि मेंबर है नहीं तो पार्टिसिपेट करते हैं, वो वोटिंग नहीं करते हैं, यहां से इसको काट सकते हो। ठीक है, कैन डिस्कस द कंडक्ट ऑफ एनी जज, एनी जज से यहां आपको कोई मतलब नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है यहां पे। कंडक्ट किसी का डिस्कस करना ही नहीं है, ये सीधे सीधे बात पॉलिटी में कह दिया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। और वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, नहीं, इम्यूनिटी बहुत सारी चीज दी हुई है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। और राइट टू वोट है ही नहीं, तो हमारा जो 62 नंबर का आंसर बचेगा वो ए ही बचता है। नाउ अगर नहीं पता है तब आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कह रहा है फंडामेंटल राइट्स पे, तो आप इसमें देखिए कि
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन बी बाईपास्ड, लैंग्वेज देखो बाईपास किया जा सकता है, रॉन्ग। कलेक्टिव गुड इज नॉट ग्रेटर, नेगेटिव स्टेटमेंट्स, रॉन्ग। अब देखो यहां पे जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा, पॉजिटिव सा है, सही मान लेंगे। सोशल वैल्यूज और सोशल नीड्स जो हैं उनके बारे में बात करता है, तो ये पॉजिटिव होगा, हम इसको सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा है जो डिटरमाइन करेगा क्वालिफिकेशन विच शैल बी रिक्विजिट फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो आप देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट ये तो करते ही नहीं है, तो इनको ऐसे ही काट दो। आपको दुविधा हो सकती थी कि राष्ट्रपति में और पार्लियामेंट बाय एक्ट में, तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द मैटर्स में आप देखेंगे तो इसमें पार्लियामेंट ही करता है एक्ट के तहत। नाउ 67 नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, 66 को, सॉरी, कि रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, कौन एम्पावर्ड है। तो पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर करे, उनके पास ना इतना टाइम है, ना ही उनके पास उतनी एक्सपर्टीज है। चेयरमैन, ब्लॉक कमेटी का चेयरमैन वो कैसे कर सकता है, आप लॉजिक लगाइए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का वो भी नहीं कर सकता है ना। थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट भी दिख रहा है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर, की कोई कंफ्यूजन नहीं हो, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप 67 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिल्कुल नहीं पता है फिर भी बन जाएगा कि आत्मनिर्भर भारत स्कीम के बारे में कहा है कि गवर्नमेंट ने ये किस चीज में मदद करता है। तो कहता है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा। क्यों नहीं बढ़ाएगा, लॉजिक ही नहीं है। आप ये साबित करने के लिए कि नहीं बढ़ाएगा, आपको कितना डेटा देना पड़ेगा, यानी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो हम स्टेटमेंट 1 को करेक्ट मानेंगे। जैसे ही स्टेटमेंट 1 को करेक्ट मानेंगे, बी और डी खत्म हो गया, अब 2 ऑप्शन बच गए। इंसेंटिवाइज करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, ताकि डोमेस्टिक, पर्पस भी तो यही है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो सके। मेक इन सॉरी आत्मनिर्भर भारत स्कीम, कि हम अपने यहां चीजों को बनाएं। तो ये भी स्टेटमेंट नॉर्मल सा है, पॉजिटिव सा है, लॉजिकल लगता है, तो हम इसके साथ भी जाएंगे, यानी सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज का मेन पर्पस क्या है, यहां देखिए कह रहा है कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना। देखिए एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा तो हम पंचायती राज सिस्टम क्यों लाएंगे, एग्रीकल्चर के लिए कोई स्कीम लाएंगे, एक सेक्टर पे कैसे हम आश्रित रह सकते हैं। नाउ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, यार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लाएंगे, लाइक मनरेगा लाएंगे, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पीएमईजीपी लाएंगे। तो ये भी बहुत ही नैरो डेफिनेशन है इसका, क्योंकि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है। तीसरा कह रहा है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस। अब यहां थोड़ा सा आपको दुविधा हो सकता था, बट यहां भी कह रहा है कि लोगों की सिर्फ पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात कर रहा है। बट लास्ट नंबर स्टेटमेंट देखिए एक, तो यह स्टेटमेंट कितना बड़ा है, जो ज्यादा चीजों को ओवर आर्किंग है, ब्रॉड है, ओवरऑल है, लार्जर है। और देखिए क्या कहता है, लोगों को यह इनेबल करे कि वो पार्टिसिपेट करें। जो वर्ड पार्टिसिपेट आया, चूंकि हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, गांधी का जो स्वराज है, राम राज्य है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं इन द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। आप शब्दों को देख रहे हैं, कितने ब्रॉड शब्दों को लिया गया है, तब जाकर के ये पंचायती राज को रेफर करेगा। तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ आप 70 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि 69 को डिलीट कर दिया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो कौन सा सब्जेक्ट है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की जुरिस्डिक्शन में आता है। देखो यार, आपको पता है कि स्टेट्स के बीच में जब भी झगड़ा होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है, इतना पता है। मान लो मुझे ये भी नहीं पता है, ऐसे में मुझे एक चीज दिखेगी कि फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन, और मुझे याद आएगा आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का, कि वो रिट जारी कर सकता है, और आर्टिकल 226। बस मुझे इतना ध्यान आना चाहिए कि हाँ, अगर हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं 226 के अंदर, और हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है। रिट आपको पता है कि 5 तरीके के होते हैं। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं डायरेक्टली, बस बताना होगा कि हमने हाई कोर्ट का दरवाजा पहले क्यों नहीं खटखटाया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पहली बार सेफ्टी वाल्व थ्योरी को किसने जो है लाया कि मॉडरेट्स को पे अटैक करने के लिए। तो देखिए दादा भाई नौरोजी तो खुद ही मॉडरेट थे, तो ये मॉडरेट पे अटैक कैसे कर सकते हैं, तो ये यहीं पे खत्म हो गया ना। यहां पे आपको दुविधा हो सकती थी कि इनमें से कौन से लोग थे। इनमें भी अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है बाल गंगाधर तिलक पे नहीं होना चाहिए, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था, बट यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज रिक्वायर्ड है, और लाला लाजपत राय के साथ आप जा सकते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। देखो, श्याम जी कृष्ण वर्मा ये मोस्टली लंदन वाले एरिया में थे, खत्म हो गए। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय नहीं थे। हरदयाल बहुत ही मतलब, और सोहन सिंह भाखना उतने इंटेलेक्चुअल नहीं थे। इंटेलेक्चुअल और फिलोसफी की बात हो रही है, तो यहां हरदयाल के साथ ही आप जा सकते थे, ठीक है। बाकी हम 75 क्वेश्चंस मान लो कर दिया हमने। बाकी जो है क्वेश्चंस को हम लोग एक सेकंड वीडियो में करते हैं। तो आप इसमें देखेंगे तो हमने जो है कितने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, प्लस जो शुरुआत के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल उंगली पे या बेसिक लॉजिक लगा करके आप बना सकते हैं। आप खुद देखिए इन क्वेश्चंस को। जैसे कह रहा है कि जो 4 वर्ड दिए गए हैं इसमें 3 अलाइक हैं और चौथा डिफरेंट है। अब देखिए, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, तीनों को फिजिक्स में पढ़ते हैं कि नहीं? लेकिन स्टेथोस्कोप ये मेडिकल साइंस में यूज किया जाने वाला एक टर्म है। थोड़ा सा नॉर्मल भी सोचिएगा तो लगेगा कि ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो आप इसके साथ जा सकते थे। इसी तरीके से ये बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो आप लॉजिक लगाकर बना सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे। देखो यार, अगर आप सोचोगे कि हम सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे नंबर लाएंगे, तो आप खुद सोच के देखो ना, ये सागर है और सागर में डूब जाओगे। जरूरी है इन मेथड्स को सीखना। कोई भी सिखा रहा हो वहां से सीखो। इन मेथड्स को जब तक सीखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, और ये आएगा क्वेश्चंस को जितना से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। हम लोग क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप इस नंबर पे कंसल्ट कर लीजिए, आपको क्वेश्चन पेपर भी 23 क्वेश्चन पेपर है और आप अभी भी 1 से लेकर 23 तक सॉल्व कर सकते हैं। समय नहीं है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।